नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ऐसी खबर लेकर आपके बीच हूं जिसको हर कोई महसूस तो नहीं करता है, लेकिन ये हम सब के ऊपर असर डाल रही है। दो संस्थाएं हैं, एक IPE ग्लोबल और एक है ESRI इंडिया। इन दोनों की तरफ से एक मिलीजुली रिपोर्ट तैयार की गई है जिसको कहा गया है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इन इंडिया। भारत में जो एक्सट्रीम क्लाइमेट की जो घटनाएं हो रही हैं, भयानक बाढ़, भयानक सूखा, भयानक भूस्खलन, भयानक लू, इस तरह की घटनाएं पिछले वर्षों में आपने देखा होगा लगातार बढ़ते चल रही हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को लेकर हम भी अपनी फिक्र आपके सामने बीच बीच में रखते हैं और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि 4 ईंटों की एक दीवार बना दो तो नाली का पानी रुकने की तरह बाढ़ का पानी रुक जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। आप एक्सट्रीम वेदर में से किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते, उनमें से कुछ एक से थोड़ा सा बच सकते हैं। कहीं भूकंप आना है, खुले में आ जाएं तो बिल्डिंग गिरेगी, दब के नहीं मरेंगे। कहीं लू चल रही है तो पेड़ के नीचे बैठ जाएं, घर के भीतर रहें। भयानक ठंड चल रही है, शीतलहर, तो किसी सरकारी रैन बसेरे में चले जाएं, कहीं ओढ़ कर बैठ जाएं। भयानक बाढ़ आ रही है तो नदियों से थोड़ा सा दूर चले जाएं। भूस्खलन हो रहा है पहाड़ियों में तो थोड़ा खुले में चले जाएं, सावधान रहें। ऐसा थोड़ी बहुत सावधानी बरती जा सकती है, लेकिन समुद्री तूफान आता है, सरकार लोगों को समुद्र तट से दूर करती है, ले जाकर कहीं पे उनको एक राहत शिविर में ठहराती है, लेकिन मकान, दुकान, गांव, इमारत, इन सब का जो नुकसान होना रहता है वो तो होता ही है। जो आंकड़े हैं वो भयानक क्यों हैं ये मैं आपको बतला रहा हूँ। ये रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इन इंडिया, ये बतलाती है कि हिंदुस्तान के 85% जिले एक्सट्रीम क्लाइमेट, मौसम की अति के शिकार हैं। इनमें से कोई न कोई किस्म की प्राकृतिक विपदा जो है एक्सट्रीम, ये 85% जिले कुछ न कुछ झेल रहे हैं। बाढ़ झेल रहे हैं तो लू झेल रहे हैं, शीतलहर झेल रहे हैं तो भूस्खलन झेल रहे हैं, सूखा झेल रहे हैं, कुछ न कुछ झेल रहे हैं। मौसम का बदलाव इतना भयानक हो गया है कि 85% जिले अब उस तरह से सुरक्षित नहीं रह गए हैं। जो लोग ऐसे सुरक्षित जिलों में रहते हैं वो अपने ज़िलों को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। उनमें से कई ज़िले छत्तीसगढ़ में भी हैं। ये रिपोर्ट जो बतला रही है उसको मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ कि देश में पूर्वी भारत बाढ़ के लिए सबसे संवेदनशील है। हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा ये बाढ़ के लिए सबसे संवेदनशील है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग जो हैं वहाँ पर इसके बाद बाढ़, इसके बाद सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी और दक्षिण भागों में आती है। लेकिन 85% जिले जो हैं बाढ़, सूखा, चक्रवात, लू, शीतलहर, भूस्खलन, भूकंप, इन सब से प्रभावित है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 45% जिले ऐसे हैं जहाँ परंपरागत रूप से साल दर साल बाढ़ आती थी, अब वहाँ सूखे की स्थिति हो गई है। और जिन जिलों में परंपरागत रूप से सूखा रहता था, फसल नहीं होती थी, पानी नहीं रहता था, सूखा रहता था, वहाँ बाढ़ की स्थिति हो रही है। 45% जिले, हिंदुस्तान के तकरीबन आधे जिले अपना चरित्र बदल बैठे हैं। कुदरत ने उनके ऊपर जहाँ सूखा था वहाँ बाढ़ भेज दी, जहाँ बाढ़ थी वहाँ सूखा भेज दिया। आप इसका अंदाज लगाइए। लोग फसल उस हिसाब से रखते हैं, मकान उस हिसाब से बनाते हैं, गोदाम उस हिसाब से बनाते हैं। पूरी बाजी पलट गई है, काले का सफ़ेद और सफ़ेद का काला हो गया है।
सबसे अधिक त्रिपुरा, केरल, बिहार, पंजाब और झारखंड में ये फेरबदल देखा गया है, सबसे अधिक। इसी स्टडी को पढ़ के मैं आपको बतला रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को। ये 1973 से 2023 तक 50 साल के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। छोटी रिपोर्ट नहीं है, आधी सदी के आंकड़े हैं इसमें, वैज्ञानिक आंकड़े हैं इसमें। ये रिपोर्ट कहती है पिछले एक दशक में, पिछले 10 साल में भारत के जिलों में एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं 5 गुना बढ़ गई हैं। 5 गुना, 5% नहीं है ये, 50% भी नहीं है, 5 गुना बढ़ गई हैं। एक्सट्रीम वेदर भारत के जिलों में पिछले 10 साल में 5 गुना बढ़ गए हैं। और एक्सट्रीम बाढ़ जो है वो इन 10 सालों में 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुना बढ़ गई है एक्सट्रीम बाढ़। बाढ़ मालूम है ना आपको, जब आती है पूरे नदी के किनारे के सारे गांव तहस नहस कर देती है, झोपड़े बहा कर ले जाती है, खेत बहा कर ले जाती है। आपको न पता हो तो बताऊं मैं, गंगा की कुछ नदियों की बाढ़ ऐसी भी रहती है जो हिंदुस्तान के हिस्से के खेतों को, मिट्टी को, बड़े बड़े इलाके को बहा के ले जाती है और बांग्लादेश में नए खेत तैयार कर देती है। कहाँ जाए इंसान? क्या हिंदुस्तान के किसान बांग्लादेश चले जाएं खेती करने के लिए? ऐसा भी होता है। अभी आप जिस इलाके में बैठे हैं वहाँ अगर आपने ऐसा देखा सुना नहीं है तो इसको पढ़ के देखिएगा, बहुत खतरनाक नौबत है ये। जिन इलाकों में कभी बाढ़ नहीं आती थी वहाँ अंधाधुंध बाढ़ आ रही है। ये मौसम की मार जो है अंधाधुंध चल रही है। मेरे सामने एक दूसरी कतरन भी है जो बतला रही है राजस्थान में, राजस्थान एक समय रेगिस्तान था, पानी नहीं रहता था, तरह तरह के लतीफ़े वहाँ से निकलते थे। एक लतीफ़ा निकलता था, बहुत पहले का था। वहाँ पे एक व्यक्ति अपने ससुराल पहुँचता है तो ससुराल वाले उसके सम्मान में एक नाई को बुलाते हैं हजामत करने के लिए। नाई आता है तो वो ब्रश जो रहता है झाग पैदा करने के लिए, उस ब्रश में थूक थूक के साबुन पे रगड़ता है और फिर गाल पे लगाता है। तो दामाद जो है एकदम गुस्से में आ जाता है, कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, थूक के मेरे मुंह पे ऐसा लगा रहे हो। उसने कहा बाबू साहब आप गांव के दामाद हैं, नहीं तो हम लोकल लोगों को तो ब्रश पे नहीं थूकते, मुंह पे थूकते हैं, पानी तो है नहीं हमारे यहाँ। एक समय ऐसा लतीफ़ा निकलता था राजस्थान से। आज हालत ये है कि राजस्थान में 13 साल का बाढ़ का रिकॉर्ड टूट गया, 13 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया राजस्थान में। आप सोचिए, फसल हो रही है वहाँ पे, नहर जब से गंगा नहर बनी थी बहुत पहले, उसके बाद से फसल बदल गई, सब कुछ हो गया, खेती होने लगी। राजस्थान छोड़ के जो लोग निकलते थे काम की तलाश में, उनका निकलना कम हो गया था। लेकिन जो नए ज़िले सूखे हो गए हैं, जहाँ पहले पानी था अब सूखा हो गया है, उनका क्या होगा? आंध्र की खबर मेरे सामने है कल की, बारिश में 17 लोग मर गए। हैदराबाद शहर की बाढ़ में कितने लोग मरे थे अभी 2 दिन 3 दिन पहले? ये हाल है वहाँ पर। अब मैं ये देख रहा हूँ, 2-3 चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। भयानक नौबत है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देश के ढेर सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मौसम ने पलटी खा ली, मानो मौसम न हुआ, नीतीश कुमार हो गया। पलटी खा ली मौसम ने, यू टर्न ले लिया। बाढ़ थी सूखा हो गया, सूखा था बाढ़ हो गया, ये हालत हो गई है। ऐसी हालत में एक खतरनाक खबर और है, वो मैं आपको पढ़ के बतलाता हूँ, उसको समझिएगा। वो ये है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और पिछली कई सरकारों के भी फैसले से एक नदी जोड़ योजना चल रही है, नदी जोड़ योजना। इसमें यह है कि भारत की कई नदियों में जहाँ पर बाढ़ से बहुत तबाही होती है, उन नदियों के पानी को भारत के ऐसे दूसरे हिस्से में ले जाया जाए जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ ज़मीन के भीतर पानी बहुत नीचे चले गया है, 1000 फीट नीचे से
पंप को पानी खींचना पड़ता है। जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी है, आसान लग रहा है सुनने में, तो उधर ले जाया जा रहा है। अब मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ, समझने की, कि नदियों को जोड़कर बाढ़ के पानी को सूखे इलाके में ले जाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ पर पानी कम है उधर पानी पहुँच जाएगा, जहाँ बाढ़ है वहाँ से बाढ़ कुछ कम हो जाएगी। लेकिन मैं एक दूसरी बात देख रहा हूँ कि जहाँ पर आज बाढ़ है वहाँ से आप बहुत बड़ी नहर या कृत्रिम नदी बनाकर पानी को उस तरफ ले जाएंगे जहाँ सूखा है, और आपके ले जाने तक अगर मौसम ने फिर नीतीश कुमार जैसी पलटी मारी तो क्या होगा? तो ये होगा कि जहाँ पानी आप ले जा रहे हैं वहाँ अंधाधुंध बारिश होने लगी, उस इलाके में वैसे भी बाढ़ आने लगी, ऊपर से आप नदियों का पानी ले जाके उस इलाके में और ठेल दे रहे हैं। मैं दो चीज़ों को मिलाकर देख रहा हूँ, मैं विशेषज्ञ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपनी सामान्य समझबूझ से बात कर रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान के बहुत सारे ज़िले इस तरह से अपना किरदार बदल दे रहे हैं कि जो सूखे थे आप उसी तरफ तो नदी जोड़ का पानी ले जा रहे हैं, रिवर लिंकिंग का, सूखे इलाके में, वहाँ पे ये पानी भी पहुँचेगा, ऊपर वाला भी इतना सारा पानी डालेगा तो वो इलाका जो है और डूब जाएगा। क्या होगा उस इलाके का? ये एक। दूसरा, जिन इलाकों में आज बाढ़ है वहाँ से आप पानी को उधर ले जा रहे हैं सूखे इलाके की तरफ, पता लगा जिधर आज बाढ़ है वो इलाके सूखे हो गए, लेकिन पानी का बहाव तो आपने आज के सूखे जिलों की तरफ कर दिया है। तो क्या होगा? ये पानी रुकेगा कैसे? जो कल सूखे हो सकते हैं, आज के बाढ़ग्रस्त, उसमें पानी रुकेगा कैसे? बड़ा मामला है, मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी सामान्य समझबूझ से दो चीज़ों को जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवर लिंकिंग हिंदुस्तान के इतिहास में पर्यावरण को बदलने वाला एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। मैं आंकड़ों में जाऊंगा तो समझना भी मुश्किल रहेगा कि इसके कितने किलोमीटर, कितना पानी, कितना घन मीटर पानी जाएगा, कितने इलाके में सिंचाई होगी, ज़मीन के नीचे पानी कितना जाएगा। ये एक हुआ, ये तो सब इंसानों के काम का हुआ। कितने किस्म की प्रकृति बदलेगी, जानवर प्राणी बदलेंगे, पेड़ कटेंगे, डूबेंगे, किनारे बसे लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होगी, कई चीज़ें होगी। जीव जंतु जो पानी में, नदी में बसते हैं, दूसरे इलाके में पहुंचने के बाद वहाँ की मिट्टी उनको माकूल बैठेगी कि नहीं, उन प्राणियों का क्या होगा, मछलियों का, कछुओं का, घड़ियाल का, इनका क्या होगा, ये अभी साफ नहीं है। मैंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़रा सा सवाल किया कि हिंदुस्तान की रिवर लिंकिंग योजना के क्या खतरे हैं। उसने एक लंबी लिस्ट मुझको निकाल दी है 2-3 सेकंड के भीतर। उसमें से एक ये है कि पर्यावरण पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, ज़मीन के नीचे पानी के स्तर पर बड़ा असर पड़ सकता है, प्राणियों पर बड़ा असर पड़ सकता है, बारिश में फ़र्क पड़ सकता है। ये पानी जिस इलाके में जाएगा वहाँ भाप बन के उठेगी, वहाँ बादल बन के बरसेंगे, तो बारिश का पैटर्न बदल सकता है। किस इलाके में, किस महीने में, कितने दिनों में कितने इंच बारिश होती है, ये पूरा बदल सकता है रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट से। जो मिट्टी की जो नमी रहती है, जब रिवर लिंकिंग का पानी पहुँचेगा दूसरे इलाकों में, वहाँ ज़मीन के नीचे पानी की सतह ऊपर आ जाएगी, ऊपर की खेती की जो मिट्टी है उसकी नमी बदल जाएगी, उससे हो सकता है कि वहाँ की फसलों पे असर हो। कल तक जो परंपरागत फसल थी, पता लगेगा आज की उसकी उपज कम हो गई। ऐसे कई तरह के खतरे हो सकते हैं भूगर्भीय जल के स्तर में बदलाव की वजह से। सोच के देखिएगा, बड़ा खतरनाक भी है लेकिन बड़ा दिलचस्प भी है। दूसरा यह है कि जो मैंने अभी कहा आपको कि इंटरलिंकिंग जो है नदियों की, इससे पेड़ कटेंगे, जंगल कटेंगे, और पेड़ और जंगल कटने से क्या होता है,
इनकी जड़ों से, इनके पत्तों के गिरने से मिट्टी जो बंधी रह जाती है उस जगह में, वो पेड़ कट जाएंगे, जड़ें मुर्दा हो जाएंगी, वहाँ की मिट्टी बह बह कर नदियों में आने लगेगी, नदियों में और बांध में गाद बढ़ जाएगी, उनकी पानी संभाल के रखने की क्षमता जो है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी। तो बाढ़ का खतरा फिर बढ़ जाएगा। जब जंगल कटते हैं, नदी किनारे के पेड़ कटते हैं, तो बाढ़ का खतरा बढ़ता है, ये खतरा बढ़ जाएगा। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। देखिए एआई ने कुछ सेकंड में ये खतरे निकाले हैं। इससे मछलियों पे भी फर्क पड़ सकता है, मछुआरों पर भी फर्क पड़ सकता है, कई तरह की चीज़ें हो सकती है। दूसरा ये है कि जहाँ से ये नदियाँ निकलेंगी, अगर नया पानी निकलेगा, उनमें बाढ़ भी आ सकती है, तो किनारे के जो गांव पड़ेंगे वहाँ की आबादी की बेदखली हो सकती है। सोच के देखिएगा इसको। दूसरा यह है कि इससे आर्थिक सामाजिक असंतुलन पैदा हो सकता है कई तरह का, कि ये पानी जहाँ जाएगा सूखे इलाकों में, वहाँ क्या होगा, वहाँ खेत बदलेंगे, फसल बदलेगी, क्या होगा। इतने बड़े फेरबदल के लायक हिंदुस्तानी किसान तैयार नहीं रहते हैं। तो इससे कई तरह का एक खतरा सामने आ सकता है सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी, कि एक किसान वहाँ पर चावल उगाते आ रहे थे क्योंकि पानी ज़्यादा था। अब अगर वो ज़िला सूखा हो गया है तो उतने कम पानी में चावल उग नहीं पा रहा है, फसल मार खा गई। सूखे इलाके के लायक धान के बीज की उपलब्धता उतने आसानी से अभी है नहीं, प्रयोग नहीं हुआ है देश के हर हिस्से में। ऐसी कई दिक्कतें आएगी। तो मैं अभी बस इन दो चीज़ों को जोड़कर आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये जो एक्सट्रीम वेदर की जो रिपोर्ट है, जिसमें 85% ज़िले जो हैं हिंदुस्तान के, ये एक्सट्रीम वेदर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स कहला रही हैं। दूसरी तरफ ये इंटरलिंकिंग जो होगी रिवर, नदियों की, जिसको रिवर लिंकिंग भी कहते हैं बातचीत में, बहुत खर्चीली योजना है। बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो पूरा नकली नदी तैयार कर सकते हैं, कृत्रिम नदी बना सकते हैं। नहर वहर से काम नहीं चलेगा, नदी पूरी की पूरी बनाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी लगा हुआ है बनवाने के लिए। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का जितना भला होगा, देश का जितना पैसा जाएगा, उसका फ़ायदा पहले मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज का नुकसान ज़्यादा मिलेगा। क्या रिवर लिंकिंग की योजना से ये एक्सट्रीम वेदर जो है, ये एक्सट्रीम वेदर और बढ़ जाएगा और अधिक एक्सट्रीम हो जाएगा? ये सोचना थोड़ा मुश्किल है अभी। आप सोच के देखिएगा इस बारे में। मेरे लिए तो उतना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन आप पढ़ के ज़रूर देखिएगा। ये सीधा आपके घर के पानी को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन इतना बात जान लीजिए कि आपका इलाका अगर सूखा पड़ जाएगा, आपके इलाके में बाढ़ आ जाएगी, आपके इलाके में लू चलने लगेगी, तो क्या होगा। इन दो बातों को जोड़कर ज़रूर देखिए। 85% ज़िले एक्सट्रीम वेदर के शिकार हैं। एक आधे ज़िले ऐसे हैं जिनका कैरेक्टर बदल गया है। वो सूखे थे तो वहाँ बाढ़ आ रही है, बाढ़ वाले थे तो अब सूखा आ रहा है। इसके बीच में रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट जो है, ये और क्या तबाही लेके आएगा, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ। कोशिश करूँगा किसी जानकार से इसके बारे में बात करने की। फ़िलहाल आज इतना ही। आपको अगर मेरी ये बात, मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक्सट्रीम वेदर में चेंज ये प्रभावित कर रहा है। अपने दोस्तों को भेजिएगा, उनको कहिएगा, अपने बच्चों से भी इस बारे में बात करें, क्योंकि हमारे आपके मुकाबले हमारे बच्चे जो हैं वो अधिक जिम्मेदार हैं पर्यावरण को लेकर। हमको लगता है कितना बचा है, मेरा जितना बचा है आपसे दुगनी उम्र आपकी बची होगी उतनी, लेकिन बच्चों की पूरी ज़िंदगी बची है। उनको शामिल कीजिए इस बातचीत में, उनको जागरूक रहना चाहिए इस बारे में। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी एक सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए।
आपको लग रहा है कि आप मज़ा ले रहे हैं। मज़ा ले रहा है कैंसर, जिसको दिख रहा है कि एक ग्राहक और मिला, वो आके धीरे से आपके मुंह में बैठेगा। छत्तीसगढ़ में मुंह के कैंसर के मरीज जो हैं कुल मरीजों में 24% हैं, कुल कैंसर मरीजों में। छोड़ दीजिए इसको, अपने घर वालों पर रहम कीजिए, मेहरबानी कीजिए। परिवार टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बिक जाते हैं एक कैंसर मरीज का इलाज कराने में। आप उनको चाहते हैं तो आप उनके साथ रहिए, तंबाकू का साथ छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।